अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्राफ्ट्स ऑफ पीएसएल। और पीएसएल के ड्राफ्ट्स की जो है वो लोकेशन बदली, इधर से उधर हुआ, लाहौर आ गए, बट इवेंचुअली 13 जनवरी को ये ड्राफ्ट्स होंगे। कौन प्लेयर है, कौन नहीं है, कौन अवेलेबिलिटी है, किसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, टाइम फ्रेम डिफरेंट है पीएसएल होने का, पैरेलली शायद आईपीएल से पैरेलल हो रही होगी, क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ स्क्वाड, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स की डेडलाइन बिल्कुल करीब, यानी 11th इज़ द लास्ट डे जब तक जो है आपने इनिशियल स्क्वाड सबमिट करवाना, उसके हवाले से बात होगी। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और प्लेयर्स की जो रिटेंशन्स हुई हैं पीएसएल में, और क्या पीएसएल और आईपीएल अगर साथ साथ होते हैं, क्या वाक़तन इसमें कोई मसाइल आ सकते हैं। और इससे बड़ा एक सबसे बड़ा मसला कि 11वें साल का पीएसएल होगा या नहीं होगा, और ये जानेंगे हम समीर राना साहब से। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 10वां तो हो रहा है, 11वां होना है कि नहीं होना? नहीं बिल्कुल होगा, और बहुत बेहतर होगा, पहले से बहुत बेहतर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 10 साल बाद तो कुछ नई चीज़ें होनी है ना। नहीं देखिए, उसमें एक अपॉर्चुनिटी है ना कि 2 नई टीमें आने का इम्कान है, प्लस प्लेयर्स की बहुत सारी शफलिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मेजर चेंज होगा जिसमें आप देखेंगे कि जो प्लेयर्स हमारे साथ काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, डिपेंड करता है रूल्स क्या बनते हैं, 4 रिटेंशन होती हैं, 5 रिटेंशन होती है या 8 ही रिटेंशन होती हैं। तो एक बड़ा एक्साइटमेंट होगी अगले साल, बट अभी फ़िलहाल जो हमारा चैलेंज है वो आने वाला पीएसएल है, और उसके लिए हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं। आप लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आप टीम मैनेजर भी होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। नहीं, ये लाहौर कलंदर्स की माँ है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जिस तरह ये पैम्पर करते हैं ना अपने प्लेयर्स को, और जितनी मोहब्बत इनके प्लेयर्स इनसे करते हैं, सो ही इज द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स। ये जो है इस वक्त का 10वां पीएसएल, आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात में, और जब ये इस मतलब थोड़ा विंडो भी इसका तब्दील हुआ है? देखिए, ये बड़ा एक चैलेंजिंग साल है हम सब के लिए। उसकी बहुत सारी रीज़न है। एक तो माइलस्टोन 10वां साल अचीव हो रहा है, उसके बाद जो हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सारे अप फॉर रिन्यूअल हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ग्राउंड ब्रांडिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, सारे हमारे स्पॉन्सर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी लीग को री-वैल्यू कर सकते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर ये सीज़न हमारा पहले के सीज़न से अच्छा या उस जैसा गुजरा, तो हमें आने वाले दिनों में पीएसएल के लिए बहुत बेहतर फाइनेंशियल और कमर्शियल सिचुएशन होगी। तो ये बहुत क्रूशल है। ये आम पीएसएल नहीं है, पीएसएल 10 ये मेरा ख्याल में मदर ऑफ ऑल पीएसएल है। और स्पेशली जो पीछे पास्ट में अगर कुछ कोताहियाँ हुई भी, कुछ गलतियाँ हुई भी, फिश मेमोरी होती है सबकी, जो रिसेंटली सबसे अच्छा होता है वही होता है। एंड ब्रॉडकास्टर्स के लिए इससे बड़ा शोकेस कोई नहीं हो सकता। और फिर हमने इस दफ़ा देखें, जो हमने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिम्मत भी कर रहा था वो लेने की, वो है आईपीएल को टाइम पे हम पीएसएल करवा रहे हैं। तो इससे एक तरह से हमने कंपटीशन में आ रहे हैं, और ये सूनर और लेटर होना ही था। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जहाँ पे हमारी नेटवर्क भी है, रिलेशन भी है, तो वो फैंस पे बैठे देख रहे थे कि यार ये कौन करेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत की। ऑब्वियसली चैलेंज है, रिस्क है, बट ये है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप देखेंगे कि आने वाले सालों में बहुत सारी लीगें जो है वो आईपीएल विंडोज़ में आएंगी। समीन साहब, ये आपने अनफिट फ़खर जमान को रिटेन कर लिया है। फ़खर जमान तो आप देखें, अनफिट, इन्फेक्शन हुआ, कोई पता नहीं डिजीज हुई भी, क्या क्या हमने खबरें सुन ली। नहीं, फ़खर माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो चुके हैं। उनको प्रॉब्लम हुआ था, थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था, और एक्सीडेंटली वो आइडेंटिफाई भी हुआ। उनको नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो तो अपने वेट को लेके थोड़े वरीड भी थे, और इधर उधर उन्होंने जब टेस्ट वगैरह कराए तो ये उनको मैं कहता हूँ बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ये आइडेंटिफाइड हो गया। अदरवाइज़ हो सकता है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया चले जाते और ये पता भी ना लगता। तो इवेंचुअली अगर आप देखा जाए टोटलिटी में, तो इट वर्क वेल फॉर फ़खर एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑब्वियसली फॉर कलंदर्स। अच्छा समीन, एक जो हमने अभी इस वक्त जो विंडो की बात की, पैरेलली हैपनिंग विद आईपीएल, क्या कहीं ठीक है कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड यू ऑल आर गोइंग फॉरवर्ड विद इट, कहीं डाउट्स भी है?
देखिए डाउट्स हमारे जो थे, हमने अपने पहले जो मीटिंग्स हो रही थी हमारी पीसीबी के साथ, वो बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग हुई और हमने सारे जो चैलेंजेस थे वो हमने उनके सामने रखे और हमने ये डिसीजन नोइंगली लिया कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो चैलेंज तो होता है। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे से मुराद हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजीज कि हम इस शो को कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम से, उनकी ये दिल के करीब एक लीग है, वो इसको गिरने नहीं देंगे। और जब अवाम ग्राउंड में आएगी तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। और अब तो नए स्टेडियम्स में आएगी। अब नए, और क्या बात है, मैं कहता हूँ ये तो ड्रीम कम ट्रू है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ टू गो टू गद्दाफी स्टेडियम और देखूँ वो जो एक हमने इतनी उसकी हाइप सुनी है, इतना मीडिया पे देख रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि इतना ज़बरदस्त जितनी ईंटें लगी हैं उतनी वीडियोस बन चुकी हैं अब तक उस पर। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान का एसेट बना है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ओवरड्यू था। क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब कि जिन्होंने ये चैलेंज हेड ऑन लिया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी आवाज़ें आती थी कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कुछ होता नहीं था। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी साहब को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने आते साथ ही जिस चीज़ को उन्होंने फर्स्ट चैलेंज समझ के किया, वो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। एंड विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना ये निक ऑफ टाइम पे ये सारी चीजें हुई हैं। शायद मोहसिन नकवी साहब ही करवा सकते थे, बिकॉज उनकी वजह शोहरत ही जितने मैं आती हूँ सिग्नल फ्री रास्ते से और मुझे पता है कि कितना फायदा होता है यहाँ तक आने के लिए। ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट हम सारे, मेरा ख्याल में वो तो शायद साल 2 साल 4 साल, मुझे नहीं पता कितने अरसे चेयरमैन रहेंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन ये स्टेडियम जब भी लोग जाएंगे तो उन्हीं को याद रखेंगे। ये जो रिटेन किए आपने प्लेयर्स, ये किस सोच के तहत किए हैं? क्योंकि पिछली मरतबा फ़खर को आपने रिटेन नहीं किया था, उनको आप ड्राफ्ट में गए थे और इससे पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़खर ड्राफ्ट में जाते हैं और ख़बरें आती हैं जी फ़खर शायद कलंदर्स का हिस्सा नहीं होंगे रवां साल, इस साल, और वो ड्राफ्ट में से कोई और उन्हें ले लेगा। वो डायमंड में, वो प्लेटिनम में, वो कहाँ से कहाँ, कोई भी कैटेगरी जहाँ पर वो जा रहे हैं। तो इस मरतबा क्या सोच थी? देखिए फ़खर के साथ पिछले 2 सालों में हम ये देख रहे थे कि हम मैक्सिमाइज़ करें अपनी रिटेंशंस को। 2-3 चीज़ें हाफिज़ साहब आपने देखनी थी, आपने माँ भी कहा तो वो आप सॉफ्ट एंगल्स भी देखते हैं। सर्टन टाइम्स पे क्या होता है कि जब आपके प्लेयर्स गिरे होते हैं या डाउन होते हैं या उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ख्याल रखें। एक प्लेयर अगर इंजर्ड है, उसको आप ड्राफ्ट में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर के दिमाग में भी ये बात आती है कि वल्नरेबिलिटी शो होती है। तो इस साल भी मैं कर सकता था ये, लेकिन ना करने की वजह फ़खर की जो रिसेंट सिनेरियो था, जो हालात बने, तो वी वांटेड टू शो फ़खर कि ही इज़ आवर नंबर 1 चॉइस एंड ही ऑलवेज इज़ एंड ही विल ऑलवेज बी। इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे दिमाग में। तो एक प्लेयर को गुड जेस्चरिंग, एक रिस्पेक्ट आप दिखाते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त मेरा ख्याल में दिखानी चाहिए। बिल्कुल, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब गिव एंड टेक। कल को फ़खर भी 100% वैसे भी दे रहे होंगे, वो 200% देंगे इस जेस्चर की वजह से। बट जहाँ हमने अपग्रेडेशंस की बात की, गद्दाफी स्टेडियम की बात की, वहाँ जब हम कराची की, तो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जो है, वहाँ पे आईसीसी की टीम मौजूद है। आईसीसी की टीम कल कराची पहुंची और उन्होंने स्टेडियम को एनालाइज किया। नॉट जस्ट द आईसीसी's टीम, देयर इज द मार्केटिंग टीम, देयर इज द ब्रॉडकास्टिंग टीम। हुज़ैफा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हुज़ैफा से जानते हैं कि हुज़ैफा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त कराची से, एंड जो आईसीसी का जो पूरा एक ग्रुप आया हुआ है, क्या अपडेट्स हैं उनके हवाले से? जी बिल्कुल सवेरा, हम आपसे शेयर करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि क्या क्या अपडेट्स यहाँ पे हैं। 6 महीने पहले हम ये खबरें आपको देते थे कि टीम आई है सिक्योरिटी के हवाले से, इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता दौर शुरू हो गया है। वो वक्त करीब आ गया है कि अब जो टीम्स आ रही हैं वो टीम्स नहीं आ रही जो यहाँ पे इस वेन्यू को फाइनलाइज़ करेंगी, बल्कि वो टीमें आ रही हैं जो इस वेन्यू के ऊपर उस चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस को एग्जीक्यूट करेंगी। किस जगह पे कैमराज लगते हैं, किस जगह पे आईसीसी की टीम मौजूद होगी, कमेंटेटर्स के लिए
कौन सा कमरा जो है मुख्तस किया गया है, इंटरनेशनल प्रेस मीडिया आएगा उनको कहाँ बिठाया जाएगा, जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ आईसीसी एंटी करप्शन का यूनिट कहाँ होगा। तो ये सारी आज की हाईलाइट्स थी। 6 रुकनी वफ्द यहाँ पे आया था। जिस तरह आपने बात की कि उसमें जो लीडिंग लोग थे वो ब्रॉडकास्टर्स के, इवेंट मैनेजमेंट के, पीआर के ये लोग मौजूद थे, लॉजिस्टिक के लोग मौजूद थे, जो इस चीज़ों को मेक श्योर कर रहे थे कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस यहाँ पे खेल जाने, और ऑब्वियसली सी बात है कि आगाज़ यहाँ से होना है, एक बड़ा मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो ओपनिंग मैच के लिए यहाँ किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम थी उन्होंने काफ़ी डिटेल ओवरव्यू लिया इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का। जो गैलरी बनी हुई है वीआईपी, वहाँ पे आपको पता है कैमराज लगते हैं, तो काफ़ी देर तक डिस्कशन जारी रही लोकल ब्रॉडकास्टर के साथ आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स की कि यहाँ कैमरे नस्ब किए जाएंगे। फिर सामने वाली बिल्डिंग जो नई बनी है उसमें उन्होंने डिटेल विजिट किया। वो इस बारे में भी सवाल करते हुए नजर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से कि जब प्लेयर्स सामने होंगे और प्रेस यहाँ होगी तो किस तरीके से प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंसेज होंगी। उसके हवाले से जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं उस्मान वाला साहब, उन्होंने ब्रीफिंग की। एलईडी जो यहाँ पे लग रही है लाइट्स, उसके ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई, तो काफ़ी ज़्यादा वो मुतमईन भी अपने चेहरे से नजर आए और काफ़ी क्यूरियस थे चीज़ें कितनी तेज़ी से कराची स्टेडियम में हुए। क्योंकि जब पहले उन्होंने दौरा किया तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, यहाँ पे फेंस मौजूद थी, यहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस है उनके हालात थोड़े ख़राब थे। अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। 2-2.5 महीने के अंदर तमाम चीज़ें उसके ऑपोजिट नज़र आ रही हैं और वो सब चीज़ें नोट डाउन करते जा रहे थे, 1 बाय 1 जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी उसको टिक मार करते जा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि बस अब ये सिलसिला शुरू हो गया और ये टीम अब यहाँ पे विजिट कर रही थी, इसके बाद कदाफ़ी भी जाना है उन्होंने और पिंडी भी जाना है, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा ओवर दी डेज। जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे आईसीसी की टीम लाहौर में भी मौजूद होगी, इन स्टेडियम्स में भी आएगी और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने उनको एग्जीक्यूट करती हुई यहाँ पे नजर आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो आईसीसी की टीम आई हुई है उनको तो कोई डाउट्स नहीं है। जिस तरह XYZ इधर उधर से मीडिया जो है वो परेशान हो रहा है, नहीं जी पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करना पड़ेगा, ये होगा नहीं कंप्लीट होगा, और कंप्लीशन की परेशानी। आईसीसी के जो पूरा ये ग्रुप आया हुआ है इन्होंने तो कोई इस तरह की कोई कंसर्न नहीं शो किया। सवेरा बिल्कुल सही बात है, एक फुल स्टॉप लगा दिया मुझे लगता है आईसीसी के आज के विजिट ने। जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये विजिट कोई इसलिए नहीं था कि वेन्यू फाइनलाइज कर लिया जाए या ये देख लिया जाए कि आया मैचेस यहाँ होने या नहीं होने। ये विजिट इसलिए था कि ये मेक श्योर किया जाए कि अब हमने प्लान किस तरह एग्जीक्यूट करना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से करवानी है। तो उनकी बातों से, उनके नोट डाउन करने से और प्लानिंग करने से ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि अब कोई शक व शुबात, कोई थॉटफुल माइंड किसी के भी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में या किसी और शहर में होंगे, यहीं से आगाज़ होगा। इसी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला मैच खेलेंगे और आईसीसी की टीम अब ये मेक श्योर करती हुई नजर आ रही है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है, किस बंदे को कहाँ जिम्मेदारी लगानी है, कहाँ कैमरे लगाने हैं, कहाँ पे हमारी टीम्स बैठेंगी और कहाँ से इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसका आगाज़ होना है। तो जो जितनी भी शक शुबात थे, जितनी भी स्पेकुलेशन थी, उनको ख़त्म कर दिया गया, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया और अब सिर्फ तैयारी की जा रही है कि मैचेस यहाँ पे एग्जीक्यूट किस तरीके से करवाने की तैयारियां कराची के नेशनल स्टेडियम में हतमी मराहल में है और आईसीसी की वफ्द का ये दौरा ये साबित करता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफ़ा, आपने हमें ताज़ा बात वहाँ से पहुँचाई कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द ने अगर नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया है तो उनके चेहरे के तासुरात कैसे थे और क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो गुज़िश्ता कई रोज़ से हम मीडिया से सुन रहे हैं कि मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, उनका आना भी एक शुकूक व शुबात को ख़त्म करने वाली बात है। राना साहब, ये जो स्टेडियम्स की तामीर आप देख रहे हैं और ये किस तरीके से आपके ख्याल में, चूँकि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफ़ी तो नहीं होनी, इसके बाद सारी क्रिकेट इन्हीं वेन्यूज़ पर होनी है, तो इसकी किस हद तक आपके ख्याल में ज़रूरत थी और मज़ीद, ये सिर्फ 2-3 नहीं, मज़ीद क्या आपके ख्याल में होना चाहिए? देखिए, पीएसएल में जब हमारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके जाएं, अच्छे इंप्रेशन लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली इन स्टेडियम के बनने से पहले हमारे जो वेन्यूज़ थे वो थोड़े से बिलो स्टैंडर्ड थे, इंटरनेशनल बिलो कह लें, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता था। फॉरेन प्लेयर्स भी जब आते थे तो वो देखते थे कि पाकिस्तान में इतना पैशन है क्रिकेट का और हमारे जो प्रैक्टिस नेट्स हैं वो कानों पे लगे हुए हैं, जो ग्राउंड्स हैं वो बम्पी हैं, वहाँ पे कोई डाइव नहीं मार सकता। मैं प्रैक्टिस ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ, जैसा मैं पहले कहा, मोहसिन साहब ने आते साथ जो ये इनिशिएटिव लिया, इसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे भी पाकिस्तान को बहुत होगा। ये उन्होंने सिर्फ एक पब्लिक के लिए या गैलरी के लिए नहीं खेला, मैं समझता हूँ उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए
एक इन्वेस्टमेंट की है, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जिसका फ़ायदा आपको आज नहीं, आपको अगले 10, 15, 20 सालों तक होगा, और जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की PSL जो है, जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना, वो जो फ़ैन एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, अक्सर ये होता है कराची में स्टेडियम में लोग नहीं आते, काफ़ी लोग बातें करते हैं ये, बट आप देखें आप फैंस लाहौर को में प्रोवाइड कैसे क्या आते कर हैं रहे सर? हैं। ये तो आपने किसी और तरफ बात जाते जाते हल्की सी छोड़ दी, तो मैं कराची में नहीं नहीं, यहाँ मैं जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ, फिर ये अगर ये वाली चीज करनी है तो आई कैन जस्ट स्टार्ट। मैं एक्चुअली कराची के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, लाहौर में ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हम हर तरफ स्टेडियम जाते रहे, लाहौर में इट्स वेरी कन्वीनियंट। अभी भी एक क्लोज जगह है जहाँ पे लोग उतरते हैं और लोग आराम से वॉक करके पहुंच जाते हैं। यू टॉक अबाउट कराची, कराची का स्टेडियम इज इन द सेंटर, और उस सेंटर से कोई 1.5 किलोमीटर पार्किंग से वॉक करके लोगों को जाना। यही बात मैं कह रहा हूँ हाँ। कि फैन एक्सपीरियंस को आप जितना सिंप्लीफाई करेंगे और उतना ही बेहतर होगा। और कराची हमारा बहुत प्यारा शहर है। लाहौर कलंदर की मैं आपको बताऊं, जितनी सपोर्ट हमें कराची में मिलती है ना, उतनी शायद लाहौर में भी मिलती है, क्योंकि जब कराची लाहौर का मैच हो रहा होता है, आप स्टेडियम में देखें, नो डाउट वो अपनी होम टीम को सपोर्ट करते हैं, बट अदर देन कराची जब भी लाहौर वहाँ पे खेला कराची वाले कराची किंग्स को कम ही सपोर्ट करते हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्यादा सपोर्ट। देखिए वो सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये है कि ये जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, इससे फैंस इनकरेज होंगे कि वो आएँ। पार्किंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो अब मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ें बेहतर हों। लाहौर तो माशाल्लाह एक ब्रांड न्यू स्टेडियम है ना। नो डाउट। समीर सर, जब हम रिटेंशंस की बात कर रहे थे, तो डेविड वीज़ा भी आने वाले वर्षों में, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे बड़ी ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी फैंस ये पूछते हैं कि वो रिटायर होने वाले थे, आपने रिटेन क्यों किया, वो बूढ़े हो गए हैं। और तो डेविड कनाडा में थे पिछले दिनों ग्लोबल T20 लीग खेलने, तो मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका प्लान जो है वो, अगर आप, बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली एंड ही विल ऑलवेज बी वेलकम इन कलंदर फैमिली इन द मैनेजमेंट रोल। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी इंटरेस्ट है तो वी कैन हैव यू इन द हेड कोच रोल और कोचिंग पोजीशन। सो ही सेड कि नहीं, अभी तो मैं क्रिकेट खेलूँगा। और ये टूर्नामेंट के शुरू की बात है, तो मैं उधर ही था। तो उस टूर्नामेंट में उन्होंने, आई थिंक ही गॉट 2 मैन ऑफ द मैचेस, जो लो स्कोरिंग ग्राउंड्स थे और बड़ी मुश्किल कंडीशन थी। तो हमें थोड़ा सा लग रहा है, सारों को लग रहा है कि जी वो एज उनकी ज़्यादा हो गई है। अभी वो T10 में खेले हैं, दो आई डोंट रैंक T10 वेरी हाईली परफॉर्मेंसेस वाइज, बट ही इज़ माशाल्लाह फिट एंड ही इज़ फुली कमिटेड टू प्ले अ फुल सीजन। एंड लास्ट सीजन का भी देखें, हमने बदला भी तो लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही। मगर क्या समीन, वुड इट बी राइट टू से दैट डेविड वीजे की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर शाहीन। जब वो फील्ड में होते हैं और शाहीन के साथ होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ही गिव्स टू शाहीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात एक बता देता हूँ। पिछले साल डेविड मेरे पास आए और उन्होंने कहा, यार समीन, मुझे ना ये बात बहुत, अच्छा हम ये अंदर की बात का थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, अगर तो 1 मिनट में खत्म हो सकती है तो 1 मिनट में बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ कि सारे मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं शाहीन को गाइड कर रहा हूँ। तो ये डेविड के वर्ड्स हैं, ये मैं कोट अनकोट। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, मैं शाहीन जो मेरे से बात करता है, डिसीजन शाहीन का होता है। लेट्स से शाहीन कह रहा है कि मैं इसको बॉल करवाना चाह रहा हूँ, ऑल डेविड डज इज कि वो उसको रीअश्योर करता है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शाहीन के डिसीजन को डेविड ने कहा ऐसे भी कर लो। ऑल ही नीड्स शाहीन, ऑल ही नीड इज अ सपोर्ट and a backing, and he will do miracles. But then this reassurance matters a lot, and that is the reason that David Wiese is very important for Lahore Qalandars. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे, डायरेक्ट साइनिंग्स की कोई बात हुई थी और लाहौर कलंदर्स पे इस बात का इल्जाम लगता है कि लाहौर कलंदर्स ने रुकवाई वो डायरेक्ट साइनिंग वाली बात। कितनी सच है ये बात, और अगर सच है तो क्यों? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में जब कभी भी कोई माली मामला ज़ेर बहस आते हैं, तो जितने भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रहे हैं, वो सबसे पहले अगर कोई चीज़ सामने आती है तो कहते हैं समीन को पूछो, एने कीता होना कुछ। समीन साहब,
ये वाकई पाकिस्तान सुपर लीग की आइंदा बरस के माली मामलात में बेहतर हो जाएंगे और मुश्किलात होंगी टीमों के लिए जो इस वक्त के फ्रेंचाइज मालकान हैं? देखिए, ये तो ऑल डिपेंड करता है कि हम किस सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। माली मामलात के अंदर देखें, दो चार चीज़ें बहुत अरसे से हमारी आउटस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ हमारे चेयरमैन जो है ने उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी बनाएंगे। उसका एक हिस्सा तो किसी हद तक पूरा हो गया कि उन्होंने सलमान नसीर साहब को PSL का हेड बना दिया। चलें, एक हेड आ गया तो अब इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। तो माली मुश्किल आप खिलाड़ियों के बारे में भी, खिलाड़ियों के हवाले से भी बड़ा तासुर मीडिया में सुनने को और क्रिकेट के हलकों में मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा मौसर हैं और बाअसर हैं। अब आपने डायरेक्टर्स को भी वही आने शुरू हो गए हैं जो अब ऐसा मेरी जॉब है ना। देखिए, अगर मैंने टीम मैनेज करनी है तो मुझे अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करना है। अदरवाइज देखिए, हम बात हो रही थी अभी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप सिर्फ हार या जीत को नहीं देखते। मैं आपको एक और मिसाल बता देता हूँ, छोटा सा वाक़या। 7वां साल था हमारा, पहला सेमीफाइनल था, क्वालिफायर था। हम टॉप 2 में फ़िनिश किए थे, मुल्तान के साथ क्वालिफायर था। हमने फ़ैसला किया कि हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे ना पहले। तो ग्राउंड में जब गए तो वहाँ पे कुछ हमारे सीनियर्स थे, उनको लगा कि नहीं, हमें बॉलिंग करनी चाहिए। अब शाहीन कैप्टन थे, पहली दफ़ा कैप्टन बने, तो उन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि समीन भाई ये सीनियर्स का ख्याल है कि ये करें। और मैं आपको नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं 200% मुझे यकीन था कि हमें ये नहीं करना चाहिए। बट अब मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करते हैं अपने सिस्टम पे, आप अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करते हैं। और फिर एक एलिमेंट उनकी ग्रूमिंग का भी है। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो शाहीन को मैंने कहा, जो आपको बेहतर लगता है आप करो, वी विल बैक यू। हमने उन्होंने किया, उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली, वो मैच हम बुरी तरह हार गए। हम होटल में वापस आए तो शाहीन ने मुझे कहा कि समीन भाई ये मेरे से गलती हो गई। तो मेरा उनको जवाब ये था कि ये गलती नहीं है, ये एक लर्निंग है। तो जब आप गलतियां करते हैं, किसी भी जो शोबे में करें, फाइनेंशियली करें, क्रिकेट में करें या वैसे करें, तो आप उस इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा। क्योंकि आप अगर बिगर पिक्चर को ज़हन में रखेंगे ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे नहीं। अगर आपने सिर्फ अपने आप को अटैच कर दिया विन और लॉस से, तो आप इमोशनल हो जाएंगे चीज़ों में। तो मेरी कोशिश ये होती है, वो प्लेयर हो चाहे PCB हो, चाहे हमारे, आई ट्राई टू लुक इन टू द बिगर पिक्चर। आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी डायरेक्ट साइनिंग की, उसी पे आने लगी हूँ। डायरेक्ट साइनिंग, लाहौर कलंदर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि लाहौर वो फ्रेंचाइज थी जिसने रुकवा दिया कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, इज इट ट्रू? देखिए, इसमें रुकवाना या रुकवाने की बात नहीं थी। एक सजेशन आया कि हमें डायरेक्ट साइनिंग करनी चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बिल्कुल डायरेक्ट साइनिंग करनी चाहिए, लेकिन आपका एक ड्राफ्ट सिस्टम है। अब आप उसमें डायरेक्ट साइनिंग को पहले तो बताएं कैसे एंटर करेंगे। ठीक है। आप कहते हैं कि मुझे 6 आइकॉन प्लेयर्स चाहिए। क्वेश्चन मार्क ये था कि आपका एक बजट है जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हैं। अब वो जो 6 प्लेयर है उसके लिए क्या आपके पास सेपरेट बजट है? अगर नहीं है तो ये चीज़ मैनेज कैसे होगी? मेरे जो दिमाग में जो रिस्क था इस चीज़ को लेके, वो ये था कि आपको इससे फ़ायदा अगर हो रहा है तो बिल्कुल करें। अगर तो राशिद खान IPL छोड़ के PSL में आ जाएंगे डायरेक्ट साइनिंग की वजह से, 100% करें। अगर तो पोलार्ड वो छोड़ के आ जाएंगे तो 100% करें। रोमन पॉप या कोई भी ऐसा प्लेयर जो आपको डायरेक्ट साइनिंग की वजह से मिल सकता है तो ज़रूर करें। हमने PCB से कहा, आप हमें लिस्ट दें उन प्लेयर्स की जो डायरेक्ट साइनिंग करना चाहते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो कि अदरवाइज नहीं था ड्राफ्ट में। ठीक है ना? अगर यही सारे नाम, बेस्टो, स्टीव स्मिथ, वार्नर, यही सारे नाम तो अभी भी ड्राफ्ट में है। बिल्कुल। तो आपका बेनिफिट क्या है डायरेक्ट साइनिंग करने का? उसका नुकसान एक ज़रूर हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि आप प्राइस वॉर में जा सकते हैं। Exactly. जब आप प्राइस वॉर में जाते हैं ना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, आप लाहौर का रोस्टर उठा के देख लें, बड़े से बड़ा नाम हमारे पास रहा है। मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम अपनी लीग की फाइनेंशियल हेल्थ और वायबिलिटी के ऊपर है। अगर मैं इमोशनल डिसीजन मेकिंग में चला गया कि जी मुझे वार्नर चाहिए, हाफिज साहब के 3 लाख, मैं कहूँ 4 लाख, कोई साहब के 5 लाख, मैं कहूँ मेरी ईगो हर्ट हुई है 6 लाख, वो कहे 7 लाख, वे वी विल एंड अप। कैलकुलेटेड स्पेंडिंग जो है वो बिल्कुल
देखिए वेव आउट स्पेंडिंग हो जाएगी, अगर तो पता ही नहीं बेनिफिट चलेगा। था Yeah. तो मैं 100%, लेकिन आपके पास तो कोई प्लेयर भी नहीं आ रहा था। जो ड्राफ्ट में आ रहे हैं वही जो वहाँ पे ड्राफ्ट में आ रहे हैं वही वहाँ पे आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, जब डायरेक्ट साइनिंग की बात हुई तो कुछ प्लेयर्स ने जो गोल्ड में अवेलेबल हैं, हम्म। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा हम तो प्लाटिनियम में आएंगे। ओके, तो आप अपने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप उन प्लेयर्स की हंगर बढ़ा तो रहे हैं। देख, हाँ, जब आप एक बिजनेस को नहीं समझते तो फिर आपको एक लेमैन के तौर पे लगेगा ओ इसने मना कर दिया, ओ उसने मना कर दिया। मना कोई नहीं कर रहा था, उसकी लॉजिक थी कि उसका रिस्क क्या है और उसका बेनिफिट क्या है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स उसके क्या हो आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो पीसीबी मैनेजमेंट का ये डिसीजन था। हम सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। मेरा ओपिनियन ये था कि अगर आप ये करते हैं और इससे बेनिफिट होता है, मुझे मेरा राशिद खान मिल जाता है मैं ले लूंगा, बिल्कुल। बट होगा नहीं ऐसे। हाँ, सो तो ये- पीएसएल ड्राफ्ट में कौन कौन है, पीएसएल 10 के में कौन कौन से प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं, कौन कौन सी नाम हमें दिख रहे हैं, एक पैकेज उस पर नजर डालते हैं एंड देन वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नामों की एंट्री। पाकिस्तान सुपर लीग पूरी दुनिया में क्रिकेट के दीवानों में मकबूलियत रखता है और इसी वजह से क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम इसका हिस्सा बनने के लिए हमेशा पुरजोश दिखाई देते हैं। इस साल पीएसएल का 10वां एडिशन होने जा रहा है। पीएसएल ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट को भी बहुत से बड़े नामों से रोशनास करवाया और इन खिलाड़ियों की तरफ मुतवज्जह भी करवाया जो अपने ममालिक में नजरअंदाज हो रहे थे। पीएसएल की ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को लाहौर में होने जा रही है, जिसके लिए दुनिया भर से नामवर क्रिकेटर्स के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉर्ट, शॉन एबट और एलेक्स कैरी। न्यूजीलैंड के टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल, फिन एलन, एडम मिलने, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल और ब्रेसवेल, जबकि जनूबी अफ्रीका से वेंडर डूसन, कॉर्बन बोश, राइली रोसो। इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, टॉम करन, कैडमोर और लूक वुड। वेस्ट इंडीज से जेसन होल्डर, बांग्लादेश के शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान, श्रीलंका के चरित असलांका, पठुम निसानका और अफगानिस्तान के राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। सब क्रिकेट फैंस को यकीन है कि इस साल फिर से मैदान सजेगा और देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं समीन साहब के ये नहीं, पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दें, राशिद खान नहीं है। राशिद खान ने ऑब्वियसली आईपीएल पैरेलल हो रहा होगा, सो राशिद would be available there, वरना वो जिस तरह समीन कह रहे थे कि अगर राशिद आ रहा होता डायरेक्ट साइनिंग पे तो हम फौरन राजी हो जाते। फॉरन ले लेते। ये फी मॉडल होना चाहिए, बड़ा अच्छा सुना। ये हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट आंसर नहीं है। मैं आपको कोशिश करता हूँ। लीग को अगर बड़ा करना है हमने, जो हम सब की ख्वाहिश है, तो इस लीग में एक चीज़ होती है परपैचुटी, जिसको कहते हैं परपैचुअल राइट, मालिकाना हुकूक। अगर आप मालिकाना हुकूक नहीं देंगे तो ये लीग बड़ी नहीं होगी। मैं 10 साल से ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मालिकाना हुकूक देने के साथ फाइनेंशियल मॉडल की भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आज अगर आप आईपीएल में देखें तो फ्रेंचाइज फीस नहीं देती। उन्होंने 10 साल फीस दी, एसेट की अपने नाम करवाया, अब वो रेवेन्यू शेयर देते हैं, जिसमें दोनों का स्टेक है। बीसीसीआई भी चाहती है कि ये ज़्यादा कमाएं, क्योंकि वो जो कमाएंगे वो बीसीसीआई को मिलेगा, और फ्रेंचाइज भी चाहती है कि हम ज़्यादा कमाएं ताकि हमारे पैसे बने। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो दोनों मिलके अचीव करते हैं। अगर बीसीसीआई ने सिर्फ फीस लेनी है तो वो तो लेते जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या करें। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि ये इकट्ठे मिल के इसको बड़ा करें, और उसमें फ़ी मॉडल नहीं है। फी मॉडल नहीं है, ये ना कि आइंदा बरस दोबारा से टीमों की नीलामी हो और जो टीम आपने वो 10 अरब पे चली जाए कि लाहौर कलंदर दोबारा टीम 10 अरब पे नहीं, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये बात है कि वैल्यूएशन होगी, लेकिन वैल्यूएशन किसी बेसिस पे होती है ना। अब फाइनेंस की आप बात आपने शुरू कर दी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप जब हम फाइनेंस में वैल्यूएशन करते हैं तो वो फ्यूचर कैश फ्लोज पे करते हैं कि अगले 10 साल इससे कितना पैसा आएगा, रिटर्न क्या होगा, ROI क्या होगा। तो उसको लिंक करेंगे आप पाकिस्तान के इंडिकेटर से, तो अगले 10 सालों में पाकिस्तान की कितनी ग्रोथ है उसी पे आप रख के कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली फीस भी पूरी नहीं होगी, ये वाली भी पूरी नहीं होगी। ये और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जब आपने एक फ्रेश फ्रेंचाइज ली है, अब आप उसको बड़ी बना रहे हैं, खुद ही अपने बच्चे को जवान करके और फिर अपने बच्चे को ही महंगे में खरीदें, तो ये तो वो वाली बात होगी। ये बात मैं भी कहता हूँ कि जब आपने वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ये वाली जो है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है।
इसमें यह है कि जिसने सबक याद किया उसको सजा दो, सजा यानी जिसने ब्रांड छुट्टी ना बनाया, मिली। जिसने ब्रांड बनाया उसको सजा दो कि तूने क्यों ब्रांड बनाया। तू ना बनाता, थोड़ा थोड़ा काम करता, लो प्रोफाइल रहता, तो तेरी फीस नहीं बढ़नी थी। बिल्कुल। तो ये किस किस्म का कॉन्सेप्ट है? क्रिकेट को यहाँ पे बेनिफिट करना है या पिनलाइज करना है, ये चीज़ें मोहसिन साहब को देखनी चाहिए। अच्छा, लाहौर कलंदर्स without Akib Javed now. Obviously, he has been a very strong part of Lahore Qalandars. And now Darren Gough. Darren Gough. So, कितना हमें चेंज दिखेगा? Obviously, हर कोच की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हर हेड ऑफ द टीम की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। कितना हम डिफरेंस देखें, आकिब भाई तो नहीं होंगे, लेकिन आकिब भाई की सूरत में मैं हूँ। अच्छा। मेरी जो कोचिंग और ट्रेनिंग हुई है वो आकिब भाई ने की है। यानी आपने आकिब भाई को घोल के पी चुके हैं। उन्होंने मुझे अपने आप को जबरदस्ती पिला दिया। अच्छा। मेरे पास चॉइस नहीं थी, या। तो मैंने जो कुछ सीखा है वो थैंक्स टू आकिब भाई, उनसे सीखा है। तो ऑब्वियसली 8-9 साल की मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो पता तो है कि क्या करना है। बट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर इंसान की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर, और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो फ़ायदा आकिब भाई पहुँचा रहे हैं वो बहुत बड़ा है कि अगर वो लाहौर कलंदर को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाते। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बहुत खुश हूँ कि आकिब भाई पाकिस्तान के लिए काम करें। बट उनकी जो टीचिंग हमें सारों को ट्रेन किया हुआ है, मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब है इस साल लाहौर कलंदर्स पहले प्लेयर दे रहा था टीम्स में, अब फिर कोच भी लाहौर कलंदर्स, डायरेक्टर भी है। अच्छा, इस मतलब इसका मतलब ये है कि डैरन गॉफ मैच से 45 मिनट पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के वो बाउंड्री के चक्कर आपके साथ। अच्छी बात ये हुई कि अभी हम पिछले दिनों ग्लोबल सुपर लीग में थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट था वो, गयाना में हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने इनविटेशन पे दुनिया से मुख्तलिफ टीमों को बुलाया। पाकिस्तान से लाहौर को बुलाया, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी एहसास की बात है। ऑब्वियसली आकिब भाई पाकिस्तान टीम के साथ थे, तो हमारे पास एक चैलेंज भी था, और वही मैं कहता हूँ कि चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो वही डैरन गॉफ के साथ एक पुराना रिलेशन है, वो लाहौर में आए हुए हैं, प्लेयर डेवलपमेंट में भी आए हुए हैं। तो हमने उनको बुलाया और हमने कहा कि वो हमें जान ले, हम उनको जान लें, ड्रेस रिहर्सल हो जाए, और कुछ नए लड़के थे हमारे एनालिस्ट वगैरह, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। जो अच्छी चीज़ मुझे लगी डैरन गॉफ की, कि उनकी बिल्कुल वही सिमिलर थॉट प्रोसेस हैं जो आकिब भाई के। ही इज़, आप कह लें कि बस वो इंग्लिश वर्जन ऑफ आकिब भाई है, क्योंकि ही बिलीव इन एम्पावरिंग द प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को। एक ऐसी फिगर है, जब वो किसी से बात करती है तो उसका असर होता है। फिर डैरन की जो अच्छी बात है कि ही स्टेड बैक एंड ही लेट द प्लेयर्स ग्रो, जिस तरह आकिब भाई ने भी किया कि वो पीछे रहे और उन्होंने प्लेयरों को ग्रो करने दिया। तो ये 2-4 चीज़ें मुझे बहुत सिमिलर लगी। आई एम श्योर डैरन विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू कलंदर। अच्छा, ये जो अभी ग्लोबल सुपर T20 लीग आपने खेली है, इसका क्या मुस्तकबिल है? ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे हर साल, या फिर ये एक ही वेन्यू पे रहेंगे? ये एक ही, देखिए गवर्नमेंट ऑफ गयाना जो है, उन्होंने अपने आप को एक एज एक मार्केटिंग टूल क्रिकेट को यूज़ किया। बिकॉज गयाना में, अगर हम सबको पता है कि रिसेंटली they discovered huge oil reserves, and there are a lot of opportunities in Guyana. और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, His Highness, His Excellency डॉक्टर इरफान अली, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और क्रिकेट के वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। जब हम वहाँ पे गए, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही गेव अस, ही आस्क्ड मी अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेटर, पर्टिकुलरली शाहिद अफरीदी। वो उनको सबका पता है और वो बड़ा फॉलो करते हैं। तो उसका मकसद ये था कि गयाना को प्रमोट किया जाए एज ए कंट्री, और क्रिकेट चूँकि उनका पैशन है, उनका भी पैशन है, तो उन्होंने उसको एज ए टूल यूज़ किया। आइंदा आने वाले सालों में ये टूर्नामेंट गयाना में ही होगा, और इसमें जो है वो टीम्स शायद बदलती जाएं, बट अभी तक तो हमारे पास यही कंफर्मेशन है कि यही टीम्स रहेंगी, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में टीम्स चेंज हो जाए। बट उसका मकसद ये है कि जो यंग टैलेंट है उसको शोकेस किया जाए, गयाना को प्रमोट किया जाए। अच्छा समीन, हम लीग्स की तो बात करते हैं, जब हम पूरे क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, फाइनेंस इज़ योर वेरी फेवरेट टॉपिक। अभी इस वक्त जो है क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में एक बात चल रही है जिसको
ऑब्वियसली नाउ द हेड ऑफ आईसीसी इज इवन बैकिंग इट, प्रपोज ये किया है 2 tier सिस्टम ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, उसमें वो फोकस करते हैं जो 2 tier सिस्टम है, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आपको ज़्यादा मैचेस खेलती हुई देखेगी, सेकंड टियर की टीम्स अलग हो जाएंगी, या वॉट एवर जो प्रपोजल वो रखेंगे, मे बी डिवाइडिंग 6 and 6 12 टीम्स में से। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि उसकी वजह देखें, इमोशनैलिटी असाइड, और ये बात अक्सर होती है, बल्कि गयाना में मैं था तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे ऑफिशियल्स भी थे, ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स भी थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात होती है कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो सबसे अच्छी है, एंड नो डिसरिस्पेक्ट, येस दैट्स राइट, बट एक और चीज़ भी है कि T20 क्रिकेट भी अच्छी है। बिल्कुल, हमें एक कैश का हुआ है वो तो। हमें एक को अच्छा कह के दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, बट सिंस हमारे जितने भी ग्रेट्स हैं जी वो ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में ग्रेट्स थे, स्पेशली वेस्ट इंडीज वाले तो आउट लाउड कहते भी हैं, इट्स जस्ट कॉमेडी और पैरोडी ऑफ क्रिकेट। तो वो देखें, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो टेस्ट क्रिकेट की आपने बात की है, इट्स अगेन हैव्स अ लिंक टू द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द क्रिकेट। अगर आपके स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं और उसमें कोई तमाशा ही नहीं आ रहे, आप इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच देखते हैं वो डिफरेंट टेस्ट मैच है, जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो वो एक डिफरेंट टेस्ट मैच है, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में टेस्ट मैचों में लोगों की पार्टिसिपेशन देखें, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है उस तरह से। तो जब आप कमर्शियल वायबिलिटी नहीं रखेंगे तो वो चीज़ आज नहीं तो कल आपको हर्ट करेगी। तो पहली बात तो ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स और डिग्रेडिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर एक बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट्स ली हैं और एक बंदे ने T20 फॉर्मेट में 100 विकेट लिए, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ये ज़्यादा अच्छा है या ना ये ज़्यादा बुरा है। जिसको जो मौका मिला उसने वही खेला। आज का दौर शॉर्टर वर्जन T20 क्रिकेट का है, और उसमें हमें, मेरा ख्याल में, थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, मेरी एज के लोग जो हैं वो शायद इररेलेवेंट हो जाए, क्योंकि हमारे ज़माने में तो होती टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे थी, T20 तो थी नहीं, बट अगर आप बिगर पिक्चर देखें, आने वाली जनरेशंस को देखें, हमें उनकी अचीवमेंट पे भी खुश होना चाहिए। मगर आपने खुद शुरू में कहा T10 को मैं नहीं, तो T10 इज द नेक्स्ट T10 जेन जी, जेन पता नहीं व्हाटएवर अल्फा है, आईसीसी अप्रूव्ड फॉर्मेट, जिस टाइम पे लेकिन वो पाकिस्तान में भी तो ला रहे थे ना, एक मैं ये आप कुछ कोशिश कर रहे थे कि वो उसकी एक जो एडिशन है, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है कि T10 क्रिकेट ना एक्सपेरिमेंटल क्रिकेट है इस वक्त, मुल्क नहीं खेल रहे। जब आपके मुल्क खेलना शुरू करेंगे तो मैं उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि जब आप प्राइवेट क्लब्स खेल रहे होते हैं तो वो तो फिर हम गली मोहल्ले के भी टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, बट T10 एक ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जिससे क्रिकेट ओलंपिक्स में जा सकती है। अभी T20 भी देखें तो क्रिकेट की जो टाइमिंग्स हैं, जितने आवर्स लगते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। T10 एक ऐसा है, शॉर्ट 90 मिनट्स का, इक्वलेंट टू फुटबॉल, तो वो भी ओलंपिक के लिए, तो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए अच्छा है। चाइना मार्केट हो जाए, न्यू मार्केट्स में T10 इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। इन अ नटशेल जो 2 tier की बात हो रही है, फाइनेंशियल वायबिलिटी जब तक होगी तो चीज़ें चलेंगी, एट द एंड ऑफ द डे सब माया है। सब माया के अलावा देखिए, हम अक्सर बात करते हैं, मैं आपको मजे की फन फैक्ट बताता हूँ। जल्दी से, लास्ट मिनट है हमारे पास। मैं कनाडा में था तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि दुनिया का नेशनल गेम, आपको पता है किन 2 मुल्कों के दरमियान हुआ था? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गेम किन 1848 में हुआ था। हाँ, फर्स्ट एवर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही होंगे। हम सब यही समझते हैं वो यूएस और कनाडा के दरमियान हुआ। Oh, exactly. हाँ, यूएस जब हम यूएस गए थे वर्ल्ड कप के लिए। So yes, this is the fun fact, और इसी फन फैक्ट के साथ जो है हम सबकी नॉलेज में इजाफा हुआ है। थैंक यू समीन, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त जोर का खत्म हो गया। सवीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।